हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीलेश लव स्टोरीज इन बॉलीवुड सेगमेंट में आज आपको इंडिया की आज तक की ऑल टाइम खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला की एक नहीं बल्कि 4 लव स्टोरियां सुनाऊंगा। 3 कच्ची, एक पक्की लव स्टोरी। अगर आप YouTube की भूल भुलैया में भूले भटके से इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब का घंटा दबाना ना भूलना। आपके 1 घंटे से बहुत फर्क पड़ेगा। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, दुनिया भर में इश्क मोहब्बत करने वालों के जश्न का दिन। इसी हसीन दिन ऊपर वाले ने मधुबाला को इस दुनिया में उतारा। मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान के 11 बच्चों में मधुबाला 5वें नंबर पे थी। 1944 के बॉम्बे डॉक एक्सप्लोजन में मधुबाला के 5 भाई बहन मारे गए थे। खुशकिस्मती से मधुबाला और परिवार के बाकी सदस्य इसलिए बच गए कि उस जबरदस्त धमाके के वक्त वो सभी एक थिएटर में सिनेमा देखने गए थे। फिल्म बसंत में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद महज 14 साल की उम्र में मधुबाला को बतौर लीड हीरोइन डेब्यू करने का मौका मिला। 1947 की नील कमल में, जो राज कपूर साहब की भी डेब्यू फिल्म थी। खूबसूरत मधुबाला को हर किसी ने नोटिस तो किया, लेकिन सही मायनों में मधुबाला को असली पहचान मिली 1949 की कमाल अमरुई की महल से। इस फिल्म में पहले सुरैया को बतौर हीरोइन साइन किया गया था। सुरैया उस वक्त की बहुत बड़ी हीरोइन थी, उन्हें 40,000 रुपये एडवांस भी दिया जा चुका था। लेकिन डायरेक्टर कमाल अमरोई ने बला की खूबसूरत मधुबाला को कामिनी के रोल के लिए चुना। इसी फिल्म के दौरान कमाल और मधुबाला दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हालांकि उस वक्त कमाल पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन अताउल्ला खान को इस रिश्ते से कोई परहेज नहीं था। पर वो चाहते थे कि कमाल बाकायदा अपनी बीवी से तलाक ले, लेकिन कमाल अमरोही उसके लिए राजी नहीं हुए। तो मधुबाला और कमाल की वो बात महल के बाद आगे नहीं बढ़ी। 1951 में मधुबाला एक्टर प्रेमनाथ के साथ एक फिल्म कर रही थी, बादल। मधुबाला उस वक्त महज 17 साल की थी। अक्सर उम्र के इस दहलीज पे जवा दिल किसी न किसी के लिए धड़कने लगता है। अपनी जवानी में प्रेमनाथ काफी रॉबिले, चार्मिंग पर्सनैलिटी के हीरो थे। कहते हैं कि मधुबाला ने खुद इस प्यार की पेशकश एक गुलाब का फूल देकर की थी। प्रेमनाथ भी मधुबाला से इश्क कर बैठे। मधु के वालिद को इस रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं था, लेकिन दोनों के बीच मजहब आ गया। प्रेमनाथ ने मधु से शादी के लिए अपना मजहब बदलना सही नहीं समझा और ये रिश्ता महज 6 महीने भी नहीं चला। उस दौर के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्रेमनाथ को जब पता चला कि उनके दोस्त दिलीप कुमार भी मधुबाला को चाहते हैं, तो उन्होंने अपने आप को मधुबाला से दूर कर लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रेमनाथ मधु को इस कदर चाहते थे कि जब उनकी शादी बीना रॉय से होकर नाकामयाब साबित हुई, तब उन्होंने अपने आप को शराब में डुबो दिया था। तब मधुबाला ने अपने प्यार का वास्ता देकर प्रेमनाथ से शराब छोड़ने के लिए कहा। मधु के एक कहने पे प्रेमनाथ ने शराब छोड़ भी दी थी। यही नहीं, बल्कि कुछ सालों बाद जब मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान बीमार चल रहे थे और उनकी माली हालत बहुत खराब हो गई थी, तब प्रेमनाथ उनसे मिलने उनके घर गए थे और उनके तकिए के नीचे 1 लाख रुपए का चेक रख कर आए थे। इस बारे में खुद प्रेमनाथ ने कहा था कि अगर मेरी शादी मधुबाला से हुई होती तो मैं उनका दामाद होता, तो मैंने एक दामाद होने का फर्ज पूरा किया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एल्विस प्रेस्ली कहे जाने वाले शम्मी कपूर ने मधु को देखा तो उसी वक्त वो उसे अपना दिल दे बैठे। शम्मी अच्छे से जानते थे कि मधु किसी और को चाहती थी, लेकिन फिर भी शम्मी मधुबाला से शादी करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उससे खूबसूरत कोई लड़की देखी ही नहीं थी। वैसे दोनों ने पहली बार 1953 में रेल का डिब्बा नाम की एक फिल्म में काम किया था और उस वक्त मधु ने शम्मी से कहा था कि आप इतने दुबले पतले हो कि आपके सामने मैं हीरोइन लग ही नहीं रही हूँ। फिर क्या, इसके बाद शम्मी कपूर ने वजन बढ़ाने के लिए बियर पीना शुरू कर दिया था। वैसे मधुबाला ने कभी भी शम्मी कपूर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ये भी दिलचस्प बात है कि जिस प्रेमनाथ के साथ मधुबाला का अफेयर हुआ था, उनकी बड़ी बहन कृष्णा ने शम्मी कपूर के बड़े भाई राज कपूर से शादी की थी। प्रेमनाथ के बाद मधुबाला की जिंदगी में एंट्री हुई दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार, जिनसे मधुबाला को कच्चा पक्का नहीं बल्कि सच्चा इश्क हुआ था। वैसे दोनों 1944 की ज्वार भाटा के सेट पर पहली बार मिले थे।
ज्वार भाटा दिलीप कुमार की डेब्यू फिल्म थी जिसमें मधुबाला को बतौर हीरोइन चांस मिलने वाला था, पर इसके आड़ आ गई उनकी उम्र। मधुबाला उस वक्त महज 12 साल की थी और वो दिलीप कुमार के साथ बतौर हीरोइन डेब्यू करते करते रह गई। इसके बाद 1951 में फिल्म तराना के सेट पे दोनों दोबारा मिले और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। कहते हैं कि मधुबाला ने अपने मेकअप आर्टिस्ट मेरी के जरिए दिलीप कुमार को एक लाल गुलाब के साथ प्यार का पैगाम भेजा था, जिसमें लिखा था, अगर आपको मेरी मोहब्बत कबूल है तो इस गुलाब को अपने पास रखिए, वरना इसे लौटा दीजिए। दिलीप कुमार ने उस गुलाब को अपने कोट की जेब से या यूं कहिए अपने सीने से लगा लिया और यहीं से दोनों के इश्क की दास्ता शुरू हो गई। ऐसी दास्ता जिसे जमाना आज भी याद करता है। दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार में इस कदर दीवाने थे कि वो कई बार मधुबाला की सिर्फ एक झलक देखने के लिए शूटिंग को बीच में छोड़कर वहां पहुंच जाते जहां मधुबाला की शूटिंग हो रही हो। कई बार वो मुंबई से पुणे अपनी कार में सिर्फ मधुबाला को देखने जाया करते थे। दिलीप कुमार और मधुबाला का अफेयर सालों चला। एक दिन दिलीप कुमार ने अपनी बहन को मधुबाला के घर शगुन की चुंदरी भिजवाकर रिश्ते की बात भी की थी। दिलीप कुमार की बायोग्राफी सब्सटेंस एंड शैडोज में इस रिश्ते के बारे में खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि अताउल्ला खान को मधुबाला और उनकी शादी से कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए कि अताउल्ला खान की एक खुद की फिल्म कंपनी थी और वो चाहते थे कि शादी के बाद दिलीप कुमार और मधुबाला सिर्फ और सिर्फ उनकी कंपनी की ही फिल्में करें। दिलीप कुमार को ये शर्त कतई मंजूर न थी, क्योंकि दिलीप कुमार उस वक्त जितने बड़े एक्टर थे उससे भी ज़्यादा उसूल पसंद इंसान थे। वो ऐसी किसी भी बंदिशों पाबंदियों में खुद को जकड़ना बांधना नहीं चाहते थे और ये उनके खुद के करियर के लिए भी हानिकारक था। वो अच्छे से जानते थे कि एक ही हीरो हीरोइन की जोड़ी देखकर ऑडियंस भी ऊब सकती है, बोर हो सकती है। तो दिलीप कुमार ने उनकी इस शर्त को ठोकर मार दी और यहीं से दिलीप कुमार मधुबाला के रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई। और फिर वो हुआ जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा न था। उन दिनों बी.आर. चोपड़ा साहब दिलीप कुमार मधुबाला को लेकर नया दौर बना रहे थे। 10 दिन मुंबई में इंडोर शूटिंग भी पूरी हुई। अब फिल्म के सब्जेक्ट के हिसाब से फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग असल लोकेशन पर भोपाल के पास के एक कस्बे बुधनी में होनी थी। 2 महीने का आउटडोर शूटिंग शेड्यूल था, लेकिन अताउल्ला खान ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए बी.आर. चोपड़ा को मुंबई में ही शूटिंग करने की सलाह दे डाली, जिस पर बी.आर. चोपड़ा ऐसे खफा हुए कि पूछिए मत। अताउल्ला खान और बी.आर. चोपड़ा दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े रहे और आखिरकार बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला को नया दौर से हटाकर उनकी जगह वैजयंती माला को साइन कर लिया। दिलीप कुमार को लग रहा था कि सिर्फ उनकी वजह से अताउल्ला खान मधुबाला को आउटडोर शूटिंग करने के लिए मना कर रहे। तो बी.आर. चोपड़ा ने वैजयंती माला को नया दौर में लेने का ऐलान अखबार में कुछ यूं किया। उन्होंने मधुबाला और वैजयंती माला दोनों की तस्वीरें अखबार में छापी और मधुबाला के तस्वीर पर कट का निशान लगा दिया। बी.आर. चोपड़ा की गिनती उस दौर के सबसे रसूखदार प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स में हुआ करती थी और इंडस्ट्री में कोई उनसे पंगा नहीं लेता था। लेकिन अताउल्ला खान ने उनसे पंगा ले लिया था। जब अताउल्ला खान ने वो इश्तिहार देखा तो वो ऐसे तिलमिला उठे कि उन्होंने भी एक इश्तिहार छपवाया जिसमें मधुबाला के आने वाले फिल्मों के नाम दिए थे और नया दौर के नाम पे उन्होंने ठीक वैसा ही कट का निशान लगवाया था जैसा बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला की तस्वीर पे लगाया था। और यही जाकर वो रुके नहीं, उन्होंने नया दौर की शूटिंग पर रोक लगाने के लिए सेशन कोर्ट में बी.आर. चोपड़ा के ऊपर केस भी ठोक दिया। इस बात पे बी.आर. चोपड़ा भी ऐसे चिढ़ गए कि उन्होंने भी अताउल्ला खान और मधुबाला के ऊपर 30,000 रुपये के साइनिंग अमाउंट को वापस लौटाने के लिए केस ठोक दिया। मैजिस्ट्रेट R.S. पारेख की कोर्ट में ये केस 8-9 महीने तक चला। हर तारीख पे कोर्ट रूम के अंदर बाहर मीडिया और पब्लिक खचाखच भरी होती थी। कोर्ट की ऐसी ही एक तारीख पे दिलीप कुमार से बड़ा पर्सनल सवाल पूछा गया कि क्या वो मधुबाला से प्यार करते, और कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानना चाहता था कि दिलीप कुमार क्या जवाब देंगे। दिलीप कुमार ने बड़ी संजीदगी से कहा, हाँ मैं मधु से प्यार करता हूँ और आखिरी सांस तक प्यार करता रहूँगा। लेकिन निहायत ही उसूल पसंद दिलीप कुमार ने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए उस कोर्ट केस में बी.आर. चोपड़ा का साथ दिया और उल्टा अताउल्ला खान और मधुबाला के खिलाफ कुछ पर्सनल बातें भी कह डाली, जो मधुबाला को इतनी बुरी लगी कि उसने दिलीप कुमार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला कर लिया।
ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार ने या मधुबाला ने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश न की हो। मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार एक बार उनके वालिद से सॉरी कहे और उन्हें गले लगा ले, तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और वो दोनों फिर से एक हो जाएंगे। मधुबाला ने यहाँ तक भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि ये सब लोगों के या मीडिया के सामने हो। वो बस इतना चाहती थी कि घर में चार दीवारी के बीच दिलीप कुमार उनके वालिद से बस एक बार सॉरी कहकर उनको गले लगा ले और उनकी इज्जत करे। लेकिन दिलीप कुमार ने मधुबाला के सामने अलग ही प्रस्ताव रखा। अगर वो अपने अब्बा से रिश्ते तोड़ दे तो वो उनसे शादी करने के लिए अब भी तैयार है। दोनों अपनी अपनी शर्तों पे या यूं कहिए अपने अपने गुरूर पे कायम रहे। दोनों अलग तो हुए, लेकिन उसके बाद भी दिलीप कुमार मधुबाला को भूल नहीं पाए और 1956 में एक दिन वो ढाके की मलमल फिल्म के सेट पर जा पहुंचे, जहां मधुबाला की शूटिंग चल रही थी। दिलीप कुमार मानो सर पे कफन बांधकर वहां आ धमके थे। मेकअप रूम में मधुबाला और दिलीप कुमार के अलावा एक्टर ओम प्रकाश भी थे। उन्होंने ओम प्रकाश से कहा, यहाँ आज जो भी होगा उसके तुम गवाह होगे। दिलीप कुमार के ऐसे तेवर देखकर ओम प्रकाश भी दुविधा में थे, लेकिन वो चुपचाप वही खड़े रहे। दिलीप कुमार ने मधु से कहा, मधु मेरे साथ मेरे घर चलो, आज इसी वक्त हम शादी करेंगे। काजी और गवाह घर पे इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ चलो मधु। लेकिन मधुबाला ने कोई जवाब नहीं दिया। अक्सर जिंदगी हमें ऐसे दो राह पे खड़ा करती है जहां हम कोई फैसला नहीं कर पाते। सब कुछ जानते हुए भी हम जिंदगी के सबसे अहम फैसले वक्त पे छोड़ देते हैं। मधुबाला ने भी उस दिन वही गलती की। वो बस एक टुक दिलीप कुमार को देखती रही। काफ़ी देर कोई जवाब न मिलने पर दिलीप कुमार ने कहा, मधु अगर आज मैं यहाँ से अकेला लौट गया तो फिर कभी भी वापस तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। लेकिन मधुबाला तब भी खामोश रही। एक बेटी के लिए दुनिया में सबसे बड़ा इम्तिहान होता है अपने प्यार और वालिद के बीच किसी एक को चुनना। उस दिन मधुबाला से वो फैसला नहीं हो पाया। दिलीप कुमार और मधुबाला कुछ देर एक दूसरे को बस देखते रहे। दोनों जानते थे कि शायद वो आखिरी बार इस तरह मिल रहे। फिर दिलीप कुमार लौट गए, कभी भी मधुबाला की जिंदगी में वापस न आने के लिए। रिश्तों के सारे पुल गिर जाने के बाद भी एक पुल दोनों के बीच बचा था, मुगले आजम 1950 से बन रही थी। फिल्म में एक सीन में शहजादा सलीम अनारकली को एक थप्पड़ मारता है। जब ये सीन फिल्माया गया तब सलीम बने दिलीप कुमार ने अनारकली बनी मधुबाला को ऐसा थप्पड़ मारा कि उस थप्पड़ की गूंज से सेट पे मौजूद हर कोई हिल गया। हर कोई जानता था कि वो थप्पड़ शहजादे सलीम का नहीं बल्कि एक बेबस आशिक का था। एक छोटे से लफ्ज़ सॉरी ने हिंदुस्तान की सबसे हसीन लव स्टोरी को हमेशा के लिए खाक में मिला के रख दिया। 9 साल के रिश्ते पे एक छोटा सा सॉरी भारी पड़ गया। मधुबाला और उसके वालिद ने मधुबाला की दिल की बीमारी के बारे में सबसे छिपा के रखा था, नहीं तो उसका असर मधुबाला के फिल्मी करियर पे पड़ सकता था। बहुत दिन हुए फिल्म की शूटिंग मद्रास में हो रही थी और सेट पे मधुबाला को अचानक खून की उल्टी हुई और इस वाकये के बाद धीरे धीरे उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी। एक तरफ बिगड़ती सेहत और दूसरी तरफ अकेलापन। इन्हीं दिनों मधुबाला को हरफन मौला, मस्त मौला किशोर कुमार का साथ मिला। किशोर कुमार उनको खूब हंसाते, खुश रखा करते थे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ हो और आप उससे इश्क न कर बैठे। मधुबाला संग शादी के लिए किशोर दा ने अपना मजहब बदलकर अपना नाम अब्दुल करीम रख लिया और उनसे शादी की। वैसे ये किशोर कुमार की दूसरी शादी थी। मधुबाला के इलाज के लिए किशोर दा उसे लंदन ले गए, लेकिन लंदन जाकर उनके सारे ख्वाब एक झटके में चूर हो गए। डॉक्टर ने खुलासा किया कि मधुबाला के दिल में छेद है और उस वक्त हार्ट ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे। मधुबाला ने बड़ी हिम्मत से पूछा कि वो और कितने साल जिएगी। डॉक्टर ने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 साल और। ये सुनकर किशोर और मधुबाला बड़ी मायूसी से मुंबई लौटे। किशोर ने मधुबाला को उसके घर अरेबियन पैलेस में छोड़ा। कहा कि वो शूटिंग में या गानों की रिकॉर्डिंग में बिजी रहते हैं तो बेहतर होगा कि मधुबाला अपने वालिद के घर ही आराम करे। इस दौरान किशोर ने मधुबाला का, उसकी फैमिली का पूरा खर्चा भी उठाया।
बीच बीच में वो मधुबाला से मिलने भी आया करते थे। बीमारी के साथ साथ मधुबाला को अकेलापन भी खा रहा था, लेकिन जिंदा दिल मधुबाला किसी भी कीमत पे मरना नहीं चाहती थी। मधुबाला के शरीर में जरूरत से ज्यादा खून बनता था और वो उनके नाक, कान या मुंह से बाहर आता था, तो डॉक्टर्स इस ज्यादा के खून को उनके शरीर से बाहर निकालते थे। बीमारी का मधुबाला की खूबसूरती पे ऐसा असर पड़ा कि बिना मेकअप वो किसी से भी मिलने के लिए कतराने लगी। मधुबाला के साथ रिश्ता टूटने के बाद दिलीप कुमार काफी सालों तक अकेले रहे। उन्होंने अपने आप को अपने फिल्मों में, अपने काम में बिजी रखा, लेकिन आखिरकार 11 अक्टूबर 1966 को खूबसूरत सायरा बानो संग दिलीप कुमार की शादी हुई। उस वक्त दिलीप कुमार 44 के, तो सायरा बानो महज 22 साल की थी। अपने आखिरी दिनों में मधुबाला ने दिलीप कुमार से मिलने की ख्वाहिश जताई। दिलीप कुमार भी उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। मधुबाला ने कहा, आखिर मेरे शहजादे को उसकी शहजादी मिल ही गई। फिर मधुबाला ने कहा, मैं मरना नहीं चाहती, अगर मैं ठीक हुई तो क्या तुम मेरे हीरो बनोगे? दिलीप ने बड़ी संजीदगी से कहा, हाँ मैं तुम्हारा हीरो बनूंगा, पहले तुम ठीक हो जाओ मधु। उसके बाद दिलीप कुमार लौट गए। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा। उस वक्त हॉस्पिटल में उनके साथ किशोर कुमार नहीं थे। दिलीप कुमार भी उस वक्त मद्रास में गोपी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली, वो शूटिंग छोड़कर फौरन फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंचे। लेकिन तब तक मधुबाला को दफनाया जा चुका था। दिलीप कुमार शाम को मधुबाला की कब्र पर पहुंचे। थोड़ा वक्त अपनी मधु के साथ गुजारा। क्या चल रहा होगा उनके दिल में? मधु संग बिताया हर एक लम्हा उनकी आंखों के सामने आया होगा। उनकी नम आंखों में मधु संग देखा हर एक ख्वाब आया होगा, और दिल में ये भी आया होगा, शायद मैंने मधु की जिद मान ली होती और सॉरी कहा होता। कम से कम एक बार तो ये ख्याल उस दिन उनके दिल में आया ही होगा। एक छोटे से लफ्ज सॉरी ने हिंदुस्तान की सबसे हसीन लव स्टोरी को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। बीमारी का पता लगने के बाद 9 साल तक मधुबाला ने वक्त और हालात के साथ जंग लड़ी, क्योंकि उस वक्त हार्ट ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे। और वक्त का मजाक तो देखिए, मधुबाला के जाने के महज 3 महीने बाद दुनिया में सबसे पहला हार्ट ऑपरेशन हुआ। एक छोटे से लफ्ज सॉरी ने हिंदुस्तान की सबसे हसीन लव स्टोरी को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।